72 पीपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट, ये एलोटेरिया का सेट नंबर 9 है। चलिए हम डिस्कशन करते हैं 9वां सेट पर आज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि हुनों का भारत पर पहला आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ये पहला आक्रमण है जो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और इसे सफलतापूर्वक स्कंदगुप्त ने विजय भी प्राप्त किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा और छहरात वंश का नाश करने का दावा किया है। तो ये कौन किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी है। इसने छहरात वंश को नाश किया था और एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। 3 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन शासक में कटक और स्कंधावर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कटक और स्कंधावर है ये सैन्य छावनी होता था। जो सैन्य छावनी होता है उसी को कटक और स्कंधावर कहते थे। ये सैन्य छावनी था, इनकी सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासक के सिक्के पर पहली बार देवताओं की छवि अंकित हुई थी। तो ये किसके समय हुई थी? तो ये कुषाण के समय, कुषाण के समय है जो पहली बार है जो सिक्का पर देवताओं का चित्र हमें देखने को मिलता है कुषाण के समय। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासन में पल्ली चंदम किसको वर्णित करता है। तो चोल काल में जो पल्ली चंदम है किसको वर्णित करता है? तो ये करता है दान में दी गई भूमि था, उसी को पल्ली चंदम कहा जाता था। वहीं मंदिर के जो प्रशासन के लिए भूमि जो दिया जाता था उसी को देवदान कहा जाता था। उसको मंदिर में जो दान दिया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। का 6 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट है और उसके मकबरा किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर उनको दफनाया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बाबर है, बाबर को कहाँ दफनाया गया है? काबुल अफगानिस्तान हो जाएगा। अकबर को कहाँ दफनाया गया है? तो ये हो जाएगा कहाँ? सिकंदरा में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो ये हो जाएगा लाहौर में। और शाहजहां को कहाँ दफनाया गया है? तो ये हो जाएगा आगरा में। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। आइए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेरशाह के शासन काल में तांबे के दाम और चांदी के रुपये के बीच में विनिमय की दर क्या थी। तो जो शेरशाह के द्वारा सिक्का चलाया गया था उसमें जो तांबे की सिक्का होती थी उसे दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और दोनों के बीच में विनिमय दर कितना थी? वो थी 64:1 थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, कौन सा गलत मिलान है? गलत मिलान का चयन करना है। यानी कि मूल अधिकारी और संबंधित क्षेत्र। सिकदार जिले का प्रमुख कृषि अधिकारी नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि ये कृषि अधिकारी नहीं था, ये कानून अधिकारी था, यानी कि कानून को देखरेख करता था। तो ये हो जाएगा गलत, यही आपका हो जाएगा गलत। अमल गुजार है जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था, बिल्कुल सही है। बक्सी है जो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, सही है। कोतवाल है जो नगर प्रधान होता था, ये भी बात सही हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा संत है जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो ये हो जाएंगे देखिए नसरुद्दीन चिराग देहलवी, ये क्या इसके शिष्य थे। अलाउद्दीन साहिब ये इनके शिष्य नहीं है। तो यही हो जाएगा आंसर। आपसे पूछा रहा कौन नहीं है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो भी शिष्य था, अमीर हसन देहलवी भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसमें कौन शिष्य नहीं था? तो अलाउद्दीन शाबिर है, ये शिष्य नहीं थे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अकबर के समय में एक मुगल चित्रकला है और किसके समय में कौन सा चित्रकला अपने चरम पर था उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अकबर के काल में कौन सा चित्रकला था? तो फारसी प्रभाव है जो अकबर के काल में हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के काल है, जहांगीर के काल में क्या है? प्राकृतिकवाद का शिखर पर था। ऐसे भी जानते हैं कि जहांगीर के समय चित्रकला है जो अपने चरम पर था। शाहजहां के काल में कौन सा है? तो ये सजावटी शैली था। वही हुमायूं के काल में है जो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? देखिए वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएंगे 1760 में। वहीं बक्सर का युद्ध कब हो जाएगा? 1764 में। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1749 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1757 में। इस प्रकार से इसका जो क्रॉनिकल ऑर्डर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर। सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के वर्ग में भाग नहीं लिया था? तो कौन भाग नहीं लिया था? आप जानते हैं साहूकार है, उसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया था। मध्य वर्ग है जो भाग नहीं लिया था, इसका मतलब 2 और 4 है जो भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। जबकि खेतिहर मजदूर कृषक ये सब क्या है 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं किया था। तो ये कौन था? हैदराबाद का जो निजाम था कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था। आइए संस्थान है और संस्थापक है, पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है? बनारस का संस्कृत कॉलेज,
बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना 1791 में हुआ है और ये जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। कलकत्ता मदरसा में कलकत्ता का जो मदरसा है वो वारेन हेस्टिंग्स के समय 1781 में किया गया था। ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो स्थापना है वो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, न कि आर्थर वेलेजली हो जाएगा। वो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी में। कौन सुमेलित है, तो केवल बी इसमें सुमेलित है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 के क्रांतिकारी गतिविधि के संबंध में तथ्य को अध्ययन करें। ज्ञात है कि यह किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में है, यानी कि स्टेटमेंट दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसके बारे में ये कहा गया है। बागपत उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु रात में गांव-गांव जाकर 84 गांव के मुखिया एवं किसानों को संगठित किया था। जुलाई 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा मार डाला गया। उन्होंने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया था। तो किसके बारे में कहा गया है, तो ये शाहमल थे। इसके बारे में उपरोक्त जो स्टेटमेंट है ये शाहमल के बारे में सही फिट बैठता है, हो जाएंगे बी नंबर। चलिए निम्नलिखित 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेजरी के सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधि का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का पता कीजिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सहायक संधि किसके द्वारा हुआ था, तो हैदराबाद के द्वारा हुआ था। तो सबसे पहले एक हो जाना चाहिए, तो इसमें 4 ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले होगा ए। उसके बाद था कौन, मैसूर था, यानी कि 1 2 देखिए क्रॉनिकल ऑर्डर में ही दिया गया है 1 2 3 4। हैदराबाद हो जाएगा 1798 में, मैसूर हो जाएगा 1799 में, अवध है जो 1801 में, सिंधिया 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कौन सी सामाजिक सुधार है जो विलियम बेटिंग ने प्रारंभ की थी। सती प्रथा का उन्मूलन, जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा ही किया गया था। दास प्रथा है जो इसी के समय उन्मूलन किया गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये डलहौजी के समय है। ये प्रावधान 1850 में लागू हुआ था और ये डलहौजी के समय हुआ था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना, ये भी सही है। कैप्टन श्रीमन के माध्यम से उस समय वायसराय लॉर्ड विलियम बेटिंग था और इसी के समय ठगों का जो गिरोह का दमन किया गया था। इस प्रकार से कौन सही हो जाएगा, 1 2 4 इसका आंसर सही है। आइए 18 नंबर, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ये क्या है, बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे में किया गया था। ये बात क्या है, सही है। महात्मा गांधी को नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। ये भी बात सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें जो सभी के सभी स्टेटमेंट है वो सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह है जो किसको नेतृत्व किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। 1928 में ये घटना गुजरात में हुआ था। भारतीय किसान संस्थान, भारतीय किसान संस्थान है जो एनजी रंगा इसका नेतृत्व किया था और इसकी स्थापना है कब हुई थी, 1936 में। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी है जो फजलुल हक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इसका स्थापना 1929 में हुआ था। बर्खास्त आंदोलन, बर्खास्त आंदोलन है जो 1937-38 में हुआ था और इसका नेतृत्व किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। इस प्रकार से 2431 हो जाएगा बी नंबर आंसर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत विधानसभा में स्वराज पार्टी को समर्थन किसने किया था, तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना है जो स्वराज पार्टी का समर्थन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 21 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 1928 के साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्यों से आया था। साइमन कमीशन का गठन है जो नवंबर 1927 में हुआ था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में पहुंचा और इसका काम था जो 1919 के जो अधिनियम है उसकी जांच करना, यानी कि प्रशासनिक सुविधा पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। शिक्षा पर सुधार के लिए नहीं, शिक्षा से संबंधित जो समिति है, सैडलर कमेटी है, हंटर कमेटी था, साइमन कमीशन का संबंध इससे नहीं था। कृषि क्षेत्र के लिए लिन लिथुआ आयोग का स्थापना किया गया था, इसका संबंध इससे नहीं है। सैनिक क्षमता का मूल्यांकन के लिए पील आयोग की गठन की गई थी, इसका संबंध इससे नहीं है। केवल एक हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध है प्रशासनिक सुधार से। आइए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की
वह किसके विरोध में स्थापना की गई थी? देखिए, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के स्थापना किए थे। और ये किसके विरोध में किए थे? जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी के द्वारा तैयार किया गया नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसी के विरोध में इन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी और इन लोग का कहना था कि अब डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, अब पूर्ण स्वराज की मांग होनी चाहिए। इसी के लिए नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में, उसके खिलाफ इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये बात सही है। ये एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये एलन कैंपबेल है जो इरविन का सचिव था और गांधी जी के बारे में इसी का टिप्पणी है। दूसरा कार्य कि गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में सरोजिनी नायडू एवं मोहम्मद अली जिन्ना की प्रमुख भूमिका थी। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में मुख्य भूमिका तेज बहादुर सप्रू का था। इस प्रकार से कथन कौन सत्य है? केवल एक सत्य है। 24 नंबर क्वेश्चन, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू है जो भाग ली थी, और मदन मोहन मालवीय है जो हिंदू महासभा की तरफ से भाग लेते हैं, जबकि मौलाना आजाद है जो भाग इसमें नहीं लेते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 और 2 3, ये हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांत की पहचान कीजिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल नहीं बना था। पांच ऐसा राज्य जहां पर, 5 ऐसा प्रांत है जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी, 3 में सहयोग के साथ सरकार बनाई, यानी कि टोटल कांग्रेस ने 11 प्रांत में, 8 प्रांत में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूछा जा रहा आपसे कौन में नहीं था? तो बंगाल में नहीं था, पंजाब में नहीं था। इसमें हो जाएगा कौन सा? 3 और 4 इसमें आंसर हो जाएंगे बी नंबर। 3 और 4 में कांग्रेस का सरकार यहाँ पर नहीं बना था। चलिए 26 नंबर। मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? यानी कि मुस्लिम लीग है जो पृथक देश का मांग सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? तो 1930 के जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था, मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार इसमें पृथक देश की मांग की गई थी। आइए 27 नंबर। 27 नंबर क्या हो जाएगा? 27। दिल्ली घोषणा पत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा रखी गई शर्त थी, वो दिल्ली घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संयंत्र मामले में दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेरोल्ड लास्की, रोमेन लैंडर जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां प्राप्त की थी? तो ये किस घटना में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिला था? ये हो जाएगा मेरठ मामला था जो 1929 में घटना घटी थी, इसी में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्वराजवादी और नो चेंजर परिवर्तनवादियों विरोधी के बीच सही अंतर करता है? देखिए, जो नो चेंजर थे वो विधानसभा में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, जो चेंजर थे वो चाह रहे थे कि विधानसभा में जाकर के वहीं पर सरकारी नीति है उसका हम विरोध करें। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश करने की वकालत की ताकि उन्हें भीतर ही समाप्त किया जा सके, जबकि नो चेंजर ने रचनात्मक कार्य और बहिष्कार जारी रखने पर जोर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प साइमन कमीशन 1927-28 के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से कौन सा दर्शाता है? देखिए 1927-28 में साइमन कमीशन आया था, इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी थे जो अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और मुस्लिम लीग की इसमें 2 गुट बन गई थी। एक गुट है जो इसका समर्थन कर रही थी, एक गुट है जो इसका विरोध कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग विभाजित थी, एक टुकड़ा इसका समर्थन कर रही थी जबकि दूसरा टुकड़ा इसका विरोध कर रही थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता किसे उपलब्ध है? देखिए अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है ये केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है, केवल भारतीय नागरिक को दिया गया, इसमें विदेशी नागरिक को इसमें ये अधिकार नहीं दिया गया है। नागरिक और विदेशी दोनों गलत हो जाएगा। ये केवल नागरिक को है, इनके मनुष्य के रूप में निगम को नहीं हो जाएगा, कंपनी शेयर धारक को नहीं होगा, केवल हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है
कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये क्या है, जोड़ा गया था, आर्टिकल 39A में जोड़ा गया था। प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये बिल्कुल जोड़ा गया था, 43A में जोड़ा गया था, ये भी सही है। पर्यावरण और वन की सुरक्षा करना, ये 48A में जोड़ा गया था, ये भी बात सही है। समान नागरिक संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता आपके भारतीय संविधान के 44 में पहले से लागू है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, ये बात क्या है? सही है। मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता और सलाह के बिना कार्यपालिका शक्ति का कोई प्रयोग असंवैधानिक होगा, ये बात भी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सही। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्य बना दिया था, ये भी बात सही है। इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान यह अनिवार्य करता है कि सदन हर साल 3 सत्रों में मिलेगी। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। संविधान में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि पहला सत्र और दूसरा सत्र के बीच में 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 सत्र आयोजन होना ही चाहिए, क्योंकि पहला सत्र और दूसरा सत्र के बीच में 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यही संविधान में आपका कहा गया है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठने के लिए बुला सकते हैं, जैसा उन्हें उचित लगे। भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन सही है? तो 2 और 3 सही है। सही है। 35 नंबर। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उनके विघटन होने पर व्यवगत हो जाता है, ये बात सही है। देखिए जब कोई विधेयक लोकसभा में आया है और व्यवगत और उसे विघटित होने पर, यानी कि लोकसभा मान लीजिए सरकार गिर गई, तो क्या है, सरकार वो जो विधेयक आया था क्या हो जाएगा? वो लैप्स कर जाएगा, यानी कि वो विधेयक है वो व्यपगत हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए लोकसभा से विधेयक पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है, तब तक लोकसभा की सरकार, इनकी सरकार गिर गई, तो वो भी क्या है, वो विधेयक क्या है, समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया हो कोई विधेयक व्यपगत नहीं होगा, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए राज्यसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में लंबित है अभी और लोकसभा में उसे भी नहीं भेजा गया, तब तक सरकार गिर गई, तो वो विधेयक कोलैप्स नहीं करेगा, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएंगे। चाहिए 36 नंबर। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा जिसे कहा जाता है के तहत अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ पूछा जा रहा है कि जहां पेशा लागू होता है वहां पर ग्राम पंचायत को क्या अधिकार दिया गया है? तो ग्राम पंचायत को क्या अधिकार दिया गया है? तो ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधन की सुरक्षा करने और अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार दिया गया है, ये बात क्या है? सही है। ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान किया गया है, ये भी बात क्या है? सही है। अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिजों के लिए सर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे देने से पहले ग्राम सभा का पूर्व परामर्श आवश्यक है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। इसमें कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 है जो सभी के सभी सही है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होती है, ये बात क्या हो जाएंगे? गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर राज्य परिषद लिख दिया है, यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का भी योगदान है जो राज्यसभा में होता है। जैसे दिल्ली जो क्षेत्र है उसका 1 सीट राज्यसभा में है। इस प्रकार से सभी क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश के कुछ अलग अलग है जिसका राज्यसभा में अपना योगदान होता है। पहला स्टेटमेंट का योगदान नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए अधिकृत है, ये बात भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसकी अधिकृत अनुच्छेद 329 के तहत जो है हाई कोर्ट करती है। भारत की संसद में केवल 2 सदन शामिल है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ये भी बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के आपका संसद का निर्माण होता है। इसमें कोई सही नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिश से बिल्कुल रखवाते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट गलत हो जाएगा। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है।
नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रिपोर्ट है, ये भी सही हो जाएंगे। तो इसमें 1, 3, 4 जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करवाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39। निम्नलिखित में कौन सा कथन संसद की लोक लेखा समिति का सही वर्णन करती है? देखिए लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसका काम होता है कि जो नियंत्रक महालेखक लेखा के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसी का जांच करना। तो इसमें कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी सिफारिश को जांच करना, यही काम इसका होता है। ये क्या हो जाएगा, यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट समीक्षा करती है, अपने निष्कर्ष संसद को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसे व्यय को अस्वीकृति करने का कोई अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें देख लीजिए। महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है। यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ये बात क्या है, सही है। वो अपने पद के आधार पर लोकसभा का सदस्य होते, गलत हो जाएगा, कोई सदस्य नहीं होते हैं। वो संसद के दोनों सदन में मतदान कर सकता है, गलत है, मतदान कभी नहीं कर सकते हैं। केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता नहीं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करते हैं, उसे कभी भी हटाया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? उसे एक दिन बढ़ा लेना होगा। उसे क्या होगा, एक दिन बढ़ा लेना होगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से देश से होकर विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है? इक्वेटर इक्वाडोर से गुजरती हैं, गैबोन से गुजरती हैं, किरिबाती से गुजरती हैं और युगांडा से भी गुजरती है। इसका मतलब सभी के सभी ऐसा देश है इसमें जहां से इक्वेटर गुजरती हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा को आने से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाती है तो क्या है, हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने से चंद्रग्रहण की स्थिति बनती है। बिल्कुल सही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो क्या चंद्रमा नहीं दिखाई देगी, इससे चंद्रग्रहण हमें दिखेगा, मतलब चंद्रग्रहण बनेगा इससे। ये नेक्स्ट है। चंद्रमा पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी पर हो तो इस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। नहीं भाई, इस स्थिति सबसे दूर होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपभू कहते हैं। अपभू कहते हैं। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये अपभू हो जाएंगे। सुपरमून कब बनता है, जब सबसे नजदीक में होती है, सबसे नजदीक में होती है तब सुपरमून बनता है। जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को बुलमून कहा जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा गया था गलत कौन है, तो सी नंबर गलत हो जाएगा। आइए अवसादी चट्टान और केंद्रित चट्टान है, इसको मिला कौन सा बनेगा? जैसे अवसादी चट्टान है जो समय के अनुसार केंद्रित रूप में किस नाम से बनेगा? तो बलुआ पत्थर क्या बनेगा? बलुआ पत्थर कौन से बनेगा? तो क्वार्टजाइट हो जाएगा। चूना पत्थर क्या बनेगा? तो चूना पत्थर हो जाएगा संगमरमर। सेल क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा स्लेट। संपीड क्या हो जाएगी? ये संपीड शिस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कौन आंसर हो जाएगा? 2143 है ये। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। निचली मेंटल और ऊपरी कोर के निर्मित स्थलमंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं। नहीं भाई, प्लेट किसको कहते हैं? प्लेट किसको कहते थे? ऊपरी मेंटल और वो जो ऊपर पूरा जो क्रस्ट होता है उसको मिला करके प्लेट बनता है। क्रस्ट होना चाहिए, कोर नहीं। क्रस्ट वाले भाग, सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट होती है और ऊपरी मेंटल होती है, उसको मिला करके जो स्थलमंडल होता है वृहद का, उसे प्लेट कहा जाता है। इसमें कोर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? क्रस्ट होना चाहिए था। प्लेट महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती हैं। ये बात क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? तो केवल बी सही है। आइए 46 नंबर। सभी ग्रीन हाउस गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। ये क्या हो जाएंगे, बात सही है। द्विपरमाणु गुणुक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं। ये बात क्या है, सही है। ओजोन केवल संताप मंडल में ही ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करती है। ये बात क्या हो जाएंगे, केवल लगा हुआ इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई बात जब स्टेटमेंट में आप जब केवल देखिएगा, एकमात्र देखिए, तो संभवतः वो स्टेटमेंट क्या है, गलत होने की चांस ज्यादा होती हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। महासागरीय लवणता को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? महासागरीय लवणता को निर्धारित कौन सा कारक है जो करती है? तापमान करती है, वर्षा की मात्रा बिल्कुल करती है, वाष्पीकरण करती है, हिमगलन बिल्कुल करती है, नदी द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति ये भी करती है। तो जो लवणता है महासागर में सभी के सभी है जो प्रभावित कर सकता है। चलिए 48 में क्या हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आइए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रवाल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रवाल से संबंधित नहीं है? प्रवाल भित्ति चूना पत्थर से निर्मित समुद्री स्थलाकृति होती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। प्रवाल जीवों का जुजैंथलक नामक सूक्ष्म शैवाल से सहजीवी संबंध होता है। ये भी बात क्या है, सही है।
प्रवाल के विकास उष्णकटिबंधीय महासागर में होती है, ये भी बात सही है। समुद्र में प्रवाल कीट का विकास नदी के मुहाने के समीप होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नदी के मुहाने के समीप वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होती है डेल्टा, और डेल्टा में इसकी निवारण नहीं हो पाएगी, वहाँ पर गाद जम जाती है और गाद में ये अपने आप को विकास नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या चाहिए, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार के संबंध में युति की स्थिति कब उत्पन्न होती है। युति की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की एक ओर हो तो ये क्या होती हैं, युति की स्थिति बन जाती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, आंसुओं के द्वार के रूप में प्रसिद्ध बाब अल मंदेब जलडमरू की सीमा किस देश से लगती है। तो ये किससे लगती है, यमन से इसकी सीमा लगती है, जिबूती से भी इसकी सीमा लगती है, ओमान से इसकी सीमा लगती है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। जिससे बाब अल मंदेब है, इसकी सीमा लगती है यमन, जिबूती और ओमान। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है, बिल्कुल सही है। अब स्फीति के कारण कीमत में गिरावट आती है, ये भी बात क्या सही है। मुद्रास्फीति हमेशा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है, तो भैया हमेशा लाभ कैसे पहुंचा सकता है, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ए नंबर। चलिए 52 नंबर, गिनी गुणांक, देखिए मिलान करना है, अवधारणा है और वितरण है, इसमें मिलान करना है। देखिए मिलान कर लीजिए, इसमें गिनी गुणांक का संबंध किससे था, गिनी गुणांक का संबंध है जो आय में असमानता है उसके बारे में बताया था। ये किसी जनसंख्या में आय असमानता के स्तर को मापता है। लॉरेंज वक्र है, तो लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है, इसका संबंध है आय तथा धन वितरण के ग्राफिकल निरूपण करता है, तो ये नंबर का हो जाएगा 4 नंबर बी का। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो यह जीडीपी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव को मापता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी का 1 नंबर। वही मानव विकास सूचकांक है, यह मानव विकास के प्रमुख आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धि को मापता है, ये क्या हो जाएंगे, मानव विकास सूचकांक हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका कौन सा मिलान हो जाएगा, कौन सा मिलान है भाई, इसका मिलान हो जाएगा कौन सा, 2413 2413 2413 2413 हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में क्या कह रहा है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तु सेवाओं तथा पूंजी का अधिक आयात करती हैं, यानी कि जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा आप खर्च करिएगा तो क्या कहलाएगा, वो घाटा कहलाएगा, और ये दोनों को दोनों क्या है, व्याख्या करता है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 1 और 2 को। जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल होता है, मूल्यह्रास क्या है, शामिल होता है। एनडीपी में क्या है, मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती हैं। जीएनपी में क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होते हैं शामिल। एनएनपी क्या होती है, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय होती हैं। इस प्रकार से इसका मिलान कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो ये क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई बैंकों को उधार देगी तो रेपो रेट कहलाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है, उल्टा हो जाती है, जब बैंक आरबीआई को लोन देती है तो ये क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। सीआरआर क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना कुछ हिस्सा रखती है तो उसे सीआरआर का कहलाना पड़ता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। एसएआर क्या होती है, ये बैंक अपने पास रखती है एक निश्चित अनुपात और इस पर इसे ब्याज मिलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट देखिए 56 नंबर। 56 क्या कर रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मौद्रिक नीति समिति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित 6 सदस्यीय वैधानिक निकाय है, बिल्कुल क्या सही है। आरबीआई एक्ट 1934 में मौद्रिक नीति समिति की चर्चा की गई है और ये 6 सदस्यीय समिति होती हैं। जो आरबीआई एक्ट है 1934 इसका सेक्शन 45 जेड के तहत मौद्रिक नीति समिति की चर्चा की गई है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई का गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो आरबीआई के गवर्नर है इसमें अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि समिति के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर के पास कोई निर्णायक मत नहीं है। भैया ये गलत है, क्योंकि इनके पास वोटिंग जो कास्टिंग वोटिंग होता है तो उसमें जो निर्णायक मत है जो ये दे सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इनको ये पावर दिया गया है। इस प्रकार से स्टेटमेंट गलत है। मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमत की स्थिरता बनाए रखना है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 क्या है, सही है। आइए जीडीपी डिफ्लेटर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माना जाता है, क्यों। देखिए सीपीआई में क्या होती है, इसमें वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है, इसीलिए जो रियल इन्फ्लेशन होती है वो हमें सीपीआई के माध्यम से दिखाई देता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा,
यह घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं की कीमत में होने वाली परिवर्तन को ध्यान में रखता है। क्यों? इसीलिए इसमें जो सीपीआई है वो रियल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, वो दिखाता हमें रियल इन्फ्लेशन को, जबकि अन्य जो भी मापने का इकाई है वो रियल इन्फ्लेशन को नहीं दिखा पाती है, क्योंकि सभी में वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कर लीजिए विचार, क्या कह रहा है कि वित्त क्षेत्र में व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थान सम्मिलित है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दूसरा है कि भारत में संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगे, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जबकि सेबी के द्वारा है जो प्रतिभूति बाजार का विनियमन किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि विदेशी निवेश संस्था तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई थी। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही हो जाएंगे 1 और 3 सही हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन नीति का क्या उद्देश्य होता है? देखिए आयात प्रतिस्थापन का नीति उद्देश्य क्या होती है कि हम आयात को कम करें और घरेलू बाजार का प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमारे घरेलू बाजार विकसित हो सके, हमारे घरेलू बाजार को प्रोत्साहन मिल सके और हमें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। इसीलिए आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आय को कम कर देना। तो ये हो जाएगा आयात के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, ये कोशिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है? देखिए भंडारी समिति और विषय है, भंडारी समिति का संबंध किससे था? तो ये जो क्षेत्रीय बैंक होती हैं, ग्रामीण जो क्षेत्रीय बैंक होती हैं, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहता है, आरआरबी बोलते हैं, उसका पुनर्गठन करने के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति होती है उसके अध्ययन के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। वहीं अगला कौन सा है? अगला है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन के लिए, जो भुगतान संतुलन है उसके अध्ययन करने के लिए रंगराजन समिति का स्थापना किया गया था। राजा चलिया समिति है, इसका संबंध किससे था? तो ये टैक्स जो सुधार होता है उसके लिए राजा चलिया समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार से हो जाएगा 4-3-2-1 इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होती है? जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक के एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 परमाणु क्रमांक घट जाते हैं और 4 द्रव्यमान क्रमांक घट जाती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि लोहे को ऑक्सीजन तथा जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि लोहा कोई भी वस्तु को जब ऑक्सीजन और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी मिल जाती है तो क्या होती है? जंग लग जाता है। इसीलिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहा है वो जंग से सुरक्षित रह सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? यह गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है, ये बात क्या है? सही है। यह वायु में कार्बन की आपूर्ति ऑक्सीकरण से बनती है, ये भी बात क्या सही है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है, ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि जल में अत्यधिक विलय नहीं होती है। यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक दृढ़ता से बंधती है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? वो जो हीमोग्लोबिन है उससे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक वो दृढ़ता से, तत्परता से काम करती है। आइए 64 नंबर, कौन सी श्वेत रक्त कण की उप प्रकार नहीं है? श्वेत रक्त कण की उप प्रकार नहीं है, ये कौन सी हो जाएगी? एरिथ्रोसाइट हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट का संबंध आरबीसी से है, न कि डब्ल्यूबीसी से है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो हमारा बड़ी आंत छोटी आंत है, ये डिसाइड किसके आधार पर किया गया है? ये हो जाएगा डायमीटर के आधार पर किया गया है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों के स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ये दोनों को दोनों बात क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। वृक्क किडनी निम्नलिखित में कौन से कार्य करता है? किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य क्या हो जाएगी? तो किडनी का कार्य हो जाएगा जल, लवण, पीएच तथा अधिशेष पोषण तत्वों का नियमन व अपशिष्ट निष्कासन करना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 68 नंबर, इंसुलिन संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इंसुलिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ से निकलती है?
तो ये निकलती हैं कहाँ से, जो अग्नाशय है, अग्नाशय के जो लैंगरहैंस दूपिका होती हैं उसके बीटा सेल से क्या होती हैं, ये निकलती हैं इंसुलिन। इंसुलिन और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये रक्त की मात्रा को क्या होती है, नियंत्रित करती हैं। अगर नियंत्रित नहीं होने पर क्या रोग होता है, तो मधुमेह नामक रोग में हो जाती हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सा सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन से होते हैं, तिल्ली और आरबीसी होती है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यही आपका सही है कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तिल्ली एवं आरबीसी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 2 नंबर 2 को सही हो जाएगा। मलेरिया में ठंड के साथ बुखार आती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही हो जाएंगे। ये भी दूसरा डी नंबर भी सही हो जाएगा, ए और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आईओटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह है दैनिक उपयोग की वस्तु को इंटरनेट से जोड़ना, स्वचालन संभावना करना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यही उद्देश्य है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट क्या होती हैं, तो क्यूबिट क्या होती हैं, 0 और 1 दोनों एक साथ दर्शाने वाली यूनिट होती हैं, जिसे क्यूबिट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजेशन तकनीक मुख्य उद्देश्य क्या है। बायो फर्टिलाइजेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है फसल में पोषण तत्व को बढ़ाना, फसल में पोषण तत्व को बढ़ाना। गूगल डीप माइनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, गूगल डीप माइनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। गूगल डीप माइनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हो जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य क्या है कि भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करना और उसे शिक्षा व अनुसंधान क्षेत्र में लागू करना, यही उद्देश्य है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में कौन सही है भाई, यूट्रिफिकेशन एक कीटभक्षी पौधा है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। यूट्रिफिकेशन क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी का उदाहरण क्या है, घटपर्णी का उदाहरण, जो घटपर्णी पौधा होता है उसका उदाहरण क्या है, नेफ्थेंसी होती है, वो क्या होती है, वो एक घटपर्णी पौधे का उदाहरण होता है। इसमें पूछा गया था कौन सही है, तो यूट्रिकेसिया एक कीटभक्षी पौधा है, यही स्टेटमेंट सही है। आइए पूछा सही सुमेलित कौन सा है, देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है जो भूख प्यास शरीर तापमान जो नियंत्रण होती है वो कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से होती है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। थैलेमस है दर्द का अनुभव कराता है, ये भी बात क्या है, सही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय गति रक्तचाप श्वसन का नियंत्रण, यानी कि वैसा चीज नियंत्रण करती है जिस पर हमारा कोई अपने नियंत्रण का कोई हम खुद नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो स्वैच्छिक होती हैं, जो अपने आप हो रही है उसका नियंत्रण कौन करती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करती हैं। ये दोनों तीनों बात क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 77, निम्नलिखित में कौन संवहनीय पौधे का उदाहरण है, कौन सा संवहनीय पौधा का उदाहरण हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फर्न है, जो संवहनीय पौधा का उदाहरण है। संवहनीय पौधे का उदाहरण कौन हो जाएंगे, फर्न हो जाएंगे। आइए 78 नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीव एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्र होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। राइजोबियम ब्लू ग्रीन शैवाल जैव उर्वरक का उदाहरण है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही है। विशैली थुरेंजेसिस बैसिलस थुरेंजेसिस एक जीवाणु होते हैं जिसका उपयोग कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधों की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप बीटी कपास सुनते हैं, जो बीटी कपास होता है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरेंजेसिस होता है, ये क्या होती हैं, जो बीमारी हो जाती है कपास में उसको नियंत्रित करने के लिए बैसिलस थुरेंजेसिस नामक एक जीवाणु डाल दी जाती है, जो ये बीमारी के प्रति सचेत रहती हैं और जो भी अटैक होता है बीमारी का उसको तुरंत नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार से इसका तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये तीनों की तीनों बात है जो सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा अपनी भूगर्भिक तने अंडरग्राउंड स्टीम की गांठों नोट्स में संचित खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आलू। आलू है जो अपने अंडर नोट्स जो स्टीम होती है उसमें गांठ में संचित खाद्य पदार्थ रखता है, ये हो जाएगा कौन सा, आलू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करता है, ये बात हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये बात क्या है, सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। इंसुलिन के अल्प स्राव से हाइपोग्लाइसेमिया तथा अतिस्राव से मधुमेह नामक रोग होती हैं, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिख दिया है।
इंसुलिन की अल्प स्राव होगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमें मधुमेह हो जाती है, और इसकी अधिक स्राव हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट कौन सा, बी नंबर है जो गलत है, और गलत ही पूछा गया था, ये क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर में कह रहा है कि इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंसुलिन अग्नाशय की एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका के बी कोशिका यानी कि बीटा कोशिका से स्रावित होती है, भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप अभी हाल ही में करंट अफेयर में पढ़े होगा कि इंसुलिन के लिए एक बैंक की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है, तो चेन्नई में की गई है। आइए 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है, एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है, तो देखिए पेंसिलिन है एंटीबायोटिक है, स्ट्रोपोमाइसिन है क्या एक एंटीबायोटिक है, सल्फोडाइजीन है क्या एंटीबायोटिक है, जबकि एस्पिरिन क्या है, एक दर्द निवारक है, यानी कि ये दर्द में इसे खाया जाता है, ये क्या है, एस्पिरिन है, एक दर्द निवारक है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। मिलान करना है, देखिए काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पाद से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन के लिए। लाल क्रांति किससे हो जाएगा, टमाटर उत्पादन। गुलाबी के लिए हो जाएगा किसका, झींगा उत्पादन के लिए हो जाता है। 2143 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको देखना है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कॉड यकृत तेल एवं सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ये बात क्या है, सही है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का एक प्रमुख स्रोत है, ये भी बात क्या सही है। अल्फा अल्फा से विटामिन के मिलता है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। संतरा विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, ये बाबू गलती हो जाएगा, क्योंकि जितना भी खट्टे पदार्थ होते हैं विटामिन सी का होता है, ये क्या हो जाएगा, विटामिन सी के लिए हो जाएगा, ना कि विटामिन ई। निम्नलिखित में कौन सा खाने वाला सोडा है, तो खाने वाला सोडा कौन सा हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है, ये क्या है, खाने वाला सोडा है। जबकि ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये धोने वाला सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ये क्या हो जाएगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर पानी जल्दी उबलने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब है वो कम होती है, जिसके वजह से कम तापमान पर ही पानी है उबलने लगता है। आइए 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए डिटर्जेंट कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल सभी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डिटर्जेंट है जो आपका कठोर जल के, जो डिटर्जेंट होता है जो कठोर जल, अम्लीय जल, लवणीय जल सभी के साथ वो अभिक्रिया करके झाग देती है। 87 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है, ये बात सही हो जाएंगे, क्योंकि आप जो डीजल होती हैं, पेट्रोल होती हैं, उसकी हम गुणवत्ता किससे मापते हैं, तो वो ऑक्टेन संख्या से मापते हैं। सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को दहन गुणवत्ता तथा ईंधन में प्रज्वलन होने वाली विलंब को दर्शाता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, दोनों को दोनों बात क्या है, सही है। आइए 88 नंबर, ज्योति तीव्रता का ऐसी मात्रक क्या होती है, ज्योति तीव्रता की ऐसी मात्रक होती है कैंडेला। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी वेधन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, वेधन क्षमता 2 गुना हो जाएगी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, सीलिंग फैन की गति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक रेगुलेटर में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, तो कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है जो प्रतिरोध बदल करके धारा को नियंत्रित करना, ये सीलिंग फैन को नियंत्रित करता है रेगुलेटर के माध्यम से। आइए 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैनोर, नागर, बालासर, मेची निम्नलिखित में किन नदी की सहायक नदी है, तो आप इसमें मेची से पकड़ सकते हैं, मेची किसकी है, तो ये महानंदा की है। पैनोर, नागर, बालासर, मेची किसकी सहायक नदी है, ये महानंदा की सहायक नदी है। नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले में निम्न में कौन सा समूह शामिल नहीं है, पूछ रहा है कि नेपाल से जो सीमा बनती है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी है। अररिया, मधुबनी, सुपौल ये क्या है, सुपौल, पश्चिम चंपारण, किशनगंज क्या है, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी। देखिए किशनगंज सीतामढ़ी तो है, शिवहर नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है, आंसर हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है, कौन सी नदी है जो झारखंड और बिहार के सीमा बनाती है, तो इसमें हो जाएगा सोन और फल्गु, ये दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आइए 94 नंबर, बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 राज्य से मिलती है, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये बात क्या है, पूरी तरह गलत हो जाएंगे, मात्र 3 ही ऐसा हो जाएंगे। किसी भी जिले की सीमा 3 राज्य से नहीं मिलती है, ये बात क्या है, सही है। चिकन नेक्स में बिहार का सबसे नजदीक जिला कौन सा है, ये किशनगंज है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन असत्य है, तो इसमें असत्य केवल एक है, गलत पूछा जा रहा है तो केवल गलत एक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 95 नंबर, 95 क्या कह रहा है कि बिहार में निम्न में बिहार का कौन सा जिला पूर्व पश्चिम गलियारा हिस्सा नहीं है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये कौन सा नहीं है,
ये हो जाएगा मधेपुरा है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा नहीं है। 10 जिला को इसमें शामिल किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले में उच्चतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए अवरोधी क्रम की पहचान करें। अवरोहीकरण का मतलब होता है सबसे बड़का से लेकर के छोटका तक जाना। तो आप जानते हैं कि जो जनसंख्या दशक है, जो जनसंख्या जो वृद्धि है सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था, मधेपुरा में हुआ था। तो इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये दोनों तो नहीं होगा। इसका मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। मधेपुरा के बाद कहाँ हुआ था जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा, कहाँ था, किशनगंज में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब सी हो जाएगा। मधेपुरा में जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि था वो 31% था और किशनगंज में लगभग 30% जनसंख्या वृद्धि एक दशक में हुआ है। तो हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। आइए 97 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथन का मिलान करना है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण है, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, गोपालगंज हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, BACD यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में सही कथन की संख्या की पहचान करना है। इसकी अधिसूचना 6 जून 2022 को की गई थी। ये बात क्या है, सही है। इसका संचालन बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा किया गया था। नहीं भाई, इसकी संचालन है जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया था। गलत बात गलत हो जाएगी। जाति जनगणना का पहला चरण 7 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। ये बात सही है। जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। ये भी बात का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कितने कथन सही है, तो केवल 3 कथन सही है, एक कथन है जो गलत है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महापद्मनंद ने शुंग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की थी। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसकी महापद्मनंद शुंग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की थी। गलत, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा नंबर है कि इन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो नंद वंश है उसको पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है। यहाँ पर शुंग वंश नहीं होगा, शिशुनाग वंश था, इसीलिए आंसर पहला स्टेटमेंट जो गलत है। शुंग वंश नहीं था, शिशुनाग वंश था। तीसरा नंबर है तीसरा है कि राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग में नंदों की विजय और एक सिंचाई परियोजना का प्रमाण देता है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट है जो गलत है, क्योंकि महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की थी। क्योंकि शुंग वंश है वो अशोक यानी कि मौर्य वंश के बाद भी हमें देखने को मिलता है। चलिए 100 नंबर, पटना हाईकोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को चयन करना है। गलत कौन सा हो जाएगा, 1916 में हाई कोर्ट का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। यही बात भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्घाटन लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं बल्कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। यही बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये बात लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है जिसका उद्घाटन किया है। पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर था। बिल्कुल सही है। पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। बिल्कुल सही है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य प्रतिष्ठित इमारत का डिजाइन वास्तुकार JF मुनीन्स ने तैयार किया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या था, 101 नंबर, बिहुला विषहरी की लोक कथा किस बिहार लोक कला से संबंधित है। तो बिहुला और विषहरी लोक कला है, इसकी संबंध किससे है, तो ये मंजूषा कला से है। मंजूषा कला कहाँ पर है, तो भागलपुर में ये मंजूषा कला हमें देखने को मिलता है। 102 नंबर, कोसी नदी 7 हिमालयी नदी के संगम से बनती है। निम्न में से कौन सी 7 मुख्य धारा नदी में से एक नहीं मानी जाती है। ये कौन सी है, त्रिशूली है। ये जो कोसी की 7 धारा है उसमें से एक नहीं है। तोमर, अरुण, इंद्रावती, दूध कोसी, तमा कोशी, लिखु कोसी, सुन कोशी है। ये 7 धारा से मिलकर के कोशी का निर्माण होता है। आइए 103 नंबर, सोमेश्वर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह बिहार के सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। भैया ये गलत है, क्योंकि पूर्वी चंपारण में नहीं है, ये पश्चिम चंपारण में इसका विस्तार है। ये बात क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। सोमेश्वर पहाड़ी मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस जैसी पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से बनी है, जो प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। भैया प्री कैम्ब्रियन युग से संबंध नहीं है इसका तृतीय महाकल्प होती है उससे संबंध है। इस प्रकार से इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है। इसका मतलब हो जाएगा डी नंबर, न तो एक न तो दो। 104 नंबर, नारायणी नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है। तो नारायणी नाम से किसे संबोधित किया जाता है, ये हो जाएगा कौन सा, गंडक नदी है, इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। 104 का हो जाएगा ए नंबर। आइए 105 नंबर, 105 नंबर क्या है, कशिश जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो कशिश जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएंगे रोहतास में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोरहर हरथा मातर किसकी सहायक नदी है। मोरहर हरधा
और मादर किसकी सहायक नदी है? तो ये जो नदी दिया है किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा पुनपुन नदी की सहायक नदी है। आइए 107 नंबर, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जिनको अंतर्गत आने वाली जिलाओं की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा जिला है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, और सबसे कम सबसे लास्ट में हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़का होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से जोन में जिला है? तो 1 नंबर जोन है जिसमें सबसे ज्यादा जिला है, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर। इसका मतलब ए नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हट जाएगा भाई। दूसरा में सबसे ज्यादा जिला किसमें है? तो दूसरा में हो जाएगा जो 3 का बी होता है उसमें सबसे ज्यादा जिला है, इसका मतलब ये हो जाएगा, हट जाएगा, बी नंबर हट जाएगा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद दूसरा नंबर जो जोन होता है उसमें सबसे ज्यादा जिला है, और सबसे लास्ट में सबसे कम जिला किसमें है? तो जोन जो 3A है उसमें सबसे कम है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे ज्यादा किसमें जिला हो जाएगा? जोन 1 में। दूसरा सबसे ज्यादा जिला हो जाएगा जोन 3B आता है उसमें है। तीसरा में सबसे ज्यादा किसमें जिला है? तो जोन 3 हो जाएगा, जोन 2 हो जाएगा। और चौथा सबसे कम है, जो सबसे कम हो जाएगा वो 3A में सबसे कम जिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, बिहार के वन्यजीव अभयारण्य और उसके संबंध में जिला में विचार करना है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण है, बात सही है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में है, बिल्कुल सही है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में है, ये भी बात सही है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये भागलपुर में है। इस प्रकार से सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर में क्या कह रहा है कि बिहार के सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो बिहार के सबसे जो गर्म जलकुंड है वो ब्रह्मकुंड है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में अवस्थित है, और इसकी लगभग 54 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है इसकी टेम्परेचर रहती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि इसमें खाना भी बन सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 110 नंबर, राजपुर नहर किस नदी पर बना है? तो राजपुर नहर किस पर बना है? तो ये कोशी नदी पर राजपुर नहर का निर्माण किया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड में संचालित केलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रहा, का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? तो किस खनिज के निष्कर्षण से है? तो इसका संबंध है लिथियम से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? लिथियम से हो जाएगा। आइए 112 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। एक में कह रहा है कि यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड के जल भंडार और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो अरिदमन है इसके संबंध में बात करनी है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापट्टनम नौसेना में कमीशनिंग किया गया। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइल दोनों में सक्षम है। K5 नहीं, अग्नि 5 नहीं है भाई, अग्नि यहाँ पर 4 है और K5 मिसाइल से सम्मिलित है। इसमें क्या हो जाएंगे? ये गलत स्टेटमेंट हो जाएंगे। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर भी लगाया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन सही है? 1 और 3 इसमें सही है, जबकि दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें लंबी दूरी के K4 मिसाइल, क्लाम 4 मिसाइल लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में विकसित भारत के पहले निजी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रम 1 हो जाएगा। और इसे किसने बनाया है? तो इसे स्काईरूट जो स्टार्टअप है उसने इसका विकास किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 115 नंबर, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टर द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा गया है? सुपर प्रोटीन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक मतलब यह प्रोटीन बहुत ज्यादा इसमें है, इसी की वजह से इसे सुपर प्रोटीन कहा गया है। यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिससे मजबूत एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण हमें देखने को मिला है, इसीलिए इसे सुपर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई कौन सी? अमूल बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए 117 नंबर, भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत में आयकर सुधार 2026 के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है।
करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से इनमें कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है। आप जानते हैं जो टैक्स एक्ट था 1961 उसको बदल करके 2026 ये प्रस्तुत किया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी सुधार है जो टैक्स जो पेयर है उसको सुविधा मिली है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशक के नजदीक प्रवाह में सुगम बनाने के लिए टीडीएस कटौती की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। ये बात क्या है, सही है। नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षित बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभ को तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि इससे कंज्यूमर को सुविधा हो सके। तीसरा है कि मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 8.8% रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। देखिए जो मार्च 2026 में टैक्स कलेक्शन है जीएसटी का वो कितना है, 2 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ नहीं है भाई, गलत हो जाएगा ये। तो इसमें कौन सा सही है, केवल 1 और 2 क्या है, सही हो जाएंगे। इसमें केवल 1 और 2 क्या है, सही है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। देखिए इसमें कौन सा खोजा गया है। देखिए जो कैलाम कड़िया गारोएंसिस जो सांप है अरुणाचल प्रदेश की, ये कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया है गारो हिल्स मेघालय में खोजा गया है। वही स्टोरेंथेरा अर्गोलोसा ये पादप पौधा है, ये कहाँ देखने को मिला है, तो ये मिला है कहाँ देखने को, ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तवांग लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। लिमोनेटेस मोती झील जो मेढक है, ये कहाँ देखने को मिला है भाई, तो ये मिला है कहाँ, नामदफा टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है। अनूठी छिपकली की नई प्रजाति ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 119 नंबर, अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है कि बिहार के दक्षिण बिहार में सूखाग्रस्त जिले के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण घर तक गंगा जल की शुद्ध कर पाइपलाइन से पहुंचना। ये जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि दक्षिण बिहार में गंगा जल को पहुंचाना। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटन को आकर्षित करने के मामले में बिहार का रैंक है जो किस स्थान पर है, ये है 9वां है। जो पर्यटन पूरा भारत में जो पर्यटन आती है उसके 9वां हिस्सा है, यानी कि 9वां स्थान है जो बिहार में उतना पर्यटन है जो आकर्षित होती है। 21 राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य ने जीता है, ये जीता है उत्तर प्रदेश ने जीता है। इसमें उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता है जो मध्य प्रदेश रहा है। आइए नेक्स्ट देखिए 122 नंबर, बिहार में बांध और जलाशयों के डिजिटल कार्यान्वयन तथा इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दिए गए निम्नलिखित ऐतिहासिक जलाशय और उनके संबंधित जिले में कौन सा मिलान सही है। देखिए इसमें खड़गपुर झील है कहाँ, ये मुंगेर में है, बात सही है। फुलवरिया बांध है कहाँ, ये नवादा में है। कुंड घाट कहाँ बांध है, ये जमुई में है। चंदन बांध कहाँ, ये कहाँ है, बांका में है। इस प्रकार से ये जो सभी मिलान है वो क्या है, सही है। आइए हाल ही में चर्चा में रहा है डीजीपी पहल और डाक विभाग द्वारा साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। क्या कह रहा है कि संचार मंत्रालय ने डाक विभाग के डिजिटल पिन कोड डीजीपिन के विकास और इसे लागू करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात क्या है, सही है। इसके तहत मैप माई इंडिया उपयोगकर्ताओं को उसके जियो लोकेशन के आधार पर सटीक डीजी पिन बनाने और लोकेशन नेविगेशन करने की सुविधा प्रदान देता है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, ये बात हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है। 124 नंबर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य युग ने अपने अपने कैटेगरी में सबसे अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो जगह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह रिपोर्ट कुल 15 संकेतों पर आधार पर दुनिया भर के 64 देशों का मूल्यांकन की है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका सूचकांक में नीदरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नहीं भैया, नीदरलैंड को शीर्ष स्थान नहीं है, जबकि स्पेन को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान। भारत को इसमें 38वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्कोर क्या है, 84.85 स्कोर है भारत को है। भारत का स्थान है 38 नंबर भारत का रैंक है। पूछा जा रहा कौन सही है, तो इसमें 1 और 3 है जो सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन,
बिहार में हाल ही में आए जनसंख्यांकी और कौशल विकास में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हालिया राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा जेट आबादी वाला राज्य बनकर उभरा है। ये बात क्या है? सही है। राज्य में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में डिजाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट पटना के आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेलर लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों क्या स्टेटमेंट है? सही है। आइए 127 नंबर क्वेश्चन, आईआईपी के आगामी आधार वर्ष संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये बिल्कुल विचार कर लीजिए। इस सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा क्या है, ये संशोधन किया गया है। 2022-23 के प्रस्ताव से संशोधित किया गया है। इस श्रृंखला में गैस आपूर्ति और जल आपूर्ति को भी शामिल करने के क्षेत्र को विस्तार किया गया। ये बात क्या है? सही है। सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन इस सूची में पूरी तरह से बाहर रखा गया नहीं भैया, शामिल किया गया है। सीवरेज को शामिल किया गया है, जो गैस है, जल है, उसको भी शामिल किया गया है, रेयर अर्थ मिनरल है उसको भी शामिल किया गया है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत से उत्पादित बिजली के लिए एक ही संयुक्त सूचकांक जारी हुआ नहीं भैया, अलग अलग संयुक्त सूचकांक है। जो बिजली है और नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किया गया। ये भी बात क्या हो जाएंगे? ये भी बात हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से कौन सही है? तो केवल ए। आइए 128 नंबर, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कर लीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, क्या है? सही है। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह भी बात सही है। इसका लक्ष्य 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। यह भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 129 में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के संबंध में प्रस्तावित नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की वैधता अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है, जो पुराने मनरेगा कार्ड का स्थान लेगा। इनके मनरेगा कार्ड के तहत अगर एक बार व्यक्ति कोई कार्ड बनाता है तो उसे 3 साल वैलिड माना जाएगा। इसकी वैलिडिटी है जो 3 साल कर दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। इसका मुख्य पोषक सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की क्षमता निर्माण और सार्वजनिक विश्वास को सुदृढ़ करना है। ये बात क्या है? सही है। इसके परिणाम के रूप में एक सीपीएसई क्षमता निर्माण संग्रह विकसित करने की योजना है। ये भी बात सही है। इस सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह से विदेशी निजी कंपनियों के नियंत्रण में किया गया है नहीं भैया, ये सार्वजनिक मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यह एक राष्ट्र निर्माण और आर्थिक लचीलापन के लिए सीपीएसईएस के सर्वोत्तम उपभोक्ताओं को साझा करने का मंच है। ये भी बात क्या है? सही है। आइए 131 नंबर में क्या है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को मानवता की पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा के रूप में अमूर्त संस्कृति विरासत की मान्यता दी है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इटली। 132 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय भौतिक शिक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में भारत के किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आईआईटी रोपर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भौतिक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 133 नंबर है कि आईएनएस अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भारत की तीसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह अरिहंत श्रेणी की एक उन्नत पनडुब्बी है जो रणनीतिक प्रतिरोध को मजबूत करती है। ये भी बात क्या है? सही हो जाएंगे। एक और दो दोनों सही है। आइए 134 नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोचीन में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट्स क्राफ्ट का नाम क्या है? इसका नाम है DSC-820, यानी कि इसका ही नाम है डाइविंग सपोर्ट्स क्राफ्ट A20। आइए 135 नंबर, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में ऑपरेशन पवन जो हाल ही में चलाया जा रहा है, इसका ऐतिहासिक रूप से संबंध क्या है? तो आप जानते हैं कि 1987 में श्रीलंका में आए विपदा को निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया गया था। यही हो जाएगा 1987 के श्रीलंका जाफना में भारतीय शांति सेना का सैन्य अभियान। ये हो जाएगा 136 नंबर, हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाशगंगा अलकनंदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक आकाशगंगा खोज की गई है जिसका नाम अलकनंदा रखा गया है और इसके संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय खगोलविदों और वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजी गई है। ये क्या हो जाएंगे? ये बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह एक अत्यधिक नवीन आकाशगंगा है जो ब्रह्मांड के शुरुआती विकास को समझने में मदद करेगा। भैया जब नवीन होगा, जब नवीनतम होगा तो क्या है, ये विकास को शुरुआती क्रम को कैसे समझाएगा? ये सबसे पुराना आकाशगंगा है और इसकी क्या होगी, इससे हमें जो ब्रह्मांड के विकास कैसे हुआ था ये जानकारी मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन सा सही है? तो केवल ए हो जाएगा। आइए 137 नंबर, नासा स्पेस एप्स चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा सत्य है? तो इसमें जो चैलेंज था उसमें भारतीय टीम ने इसमें वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ये बात क्या है? सही है। आइए 138,
हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो ये रोसकॉस्मोस, जो रोसकॉस्मोस किसकी संस्था है? ये रूस की संस्था है और इसी ने घोषणा करने की है कि हम 2036 तक अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर देंगे। आइए 139 नंबर क्वेश्चन, सिंटर्स रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट म्यूचुअल मैन्युफैक्चरिंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए विचार। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 7280 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ईवी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आवश्यक दुर्लभ मृदा तत्व के अस्थायी चुंबकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से एक और दो क्या है? दोनों सही है। 140 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। हाल ही में चर्चा में रहे अंटार्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत अंटार्कटिक परिषद का पूर्ण सदस्य है। नहीं बाबू, भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है क्योंकि भारत अंटार्कटिक से सीमा साझा नहीं करती है। जो अंटार्कटिक से सीमा साझा कर रही है 8 देशों का समूह है। भारत इसका पर्यवेक्षक है। भारत को 2013 में पर्यवेक्षक बनाया गया था। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की आर्कटिक नीति 2022 में जारी की गई थी। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। भारत की आर्कटिक नीति है जो 2022 में जारी की गई थी। ये बात सही है। हिमालय क्या तीसरा कह रहा है कि हिम नदों के पिघलने का भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पहला है जो गलत हो जाएगा। जो जीएस का 140 क्वेश्चन होता है 9 सेट का, जो रेटोरिया का है, वो आज समाप्त हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।